नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। काकी के बुलाने पर स्नेहा आरिश के घर पर ही अपने डॉक्टर के सारे इक्विपमेंट लेकर आ जाती हैं, पर जैसे ही वो आर्या की कंडीशन देखती है, उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आर्या इस समय नींद के आगोश में थी, वही काकी उसके सामने बैठे हुई थी। स्नेहा तुरंत ही कमरे के अंदर आती है और तुरंत ही कमरे को अंदर से बंद कर देती है। कमरे के दरवाजे बंद होने की आवाज़ से काकी उसकी तरफ देखती है। स्नेहा को देखकर काकी चैन की सांस लेती है और वह तुरंत अपनी जगह से उठकर स्नेहा की तरफ आते हुए अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, अच्छा हुआ जो बिटिया तुम आ गई। देखो ना मेरे बच्ची को क्या हो गया, इतने दर्द में भी ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। काकी की बात सुनकर स्नेहा खुद ही हैरानी से आर्य की तरफ देखती है। फिर वह काफी की तरफ देखकर कई को रिलैक्स करते हुए बोली, आप शांत हो जाए काकी माँ, हम दी को देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। प्लीज आप इस तरह से पैनिक मत कीजिए, सब ठीक है। स्नेहा कह तो रही थी, पर वह भी जानती थी इस समय आर्या को देखते हुए उसका दिल कितनी तेज से घबरा रहा है, क्योंकि जब जब वो आर्या को इस तरह देखती थी, उसे इसी तरह से घबराहट होती थी। और ऐसा नहीं था कि उसने पहले आर्या को इस हालत में देखा नहीं है, पर उसे इस बार ज़्यादा घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि वह सुबह ही काकी को ये कह कर गई थी कि आर्या प्रेग्नेंट है। अगर इसका अंदाजा सही हुआ तो इस समय जिस हालत में आर्या है, पूरा कन्फर्म है कि आर्या के बेबी बच्चा नहीं होगा। स्नेहा तुरंत हम आर्या का चेकअप करने लगती हैं। जैसे जैसे चेकअप के रिजल्ट स्नेह के सामने आ रही थी, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ते ही जा रही थी। और एक पल ऐसा आता है जब उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंदें आर्या के हाथों पर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्नेहा पूरी तरह से सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थी। बेड की तरफ देखती है जहाँ पर काकी ने आर्या को तो साफ कर दिया था, पर चादर पर लगे वो खून आर्या की कंडीशन की गवाही दे रहे थे। स्नेहा अब का मक्खी की तरह देखते हुए गहरी सांस लेती हैं। स्नेहा को आर्या की हालत देखते हुए घुटन होने लगी थी और अब स्नेहा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, काकी माँ हम आपको पहले ही बात कर गए थे कि शायद दी प्रेग्नेंट हैं। ऐसी हालत में ये सब इतने रूड तरीके से करना इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। इन्हें बच्चे को कंसीव किए हुए 2 मंथ से ज़्यादा हो गए थे और ये तीसरा महीना हर किसी के लिए बहुत रिस्की होता है, जो इनके लिए भी था और इनके साथ जो भी। स्नेहा कहते कहते रुक जाती है, पर आर्या की तरफ देखते हुए वो फिर से बोली, इन्हें अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना था, पर यह महीना गुजरने से पहले इन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। इनका मिस्कराज हो चुका है, जिसके सफाई हम अस्पताल में ही कर सकते हैं। हमें इनके अंदर से बचे हुए अंश को पूरी तरह से बाहर करना होगा, वरना इन्हें इन्फेक्शन हो सकती है। आपको इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा किसी भी हालत में। स्नेहा अपनी बात कहकर बिना रुके ही कमरे से निकाल कर चली जाती है, क्योंकि स्नेहा से अब आर्या की कंडीशन देखी नहीं जा रही थी। स्नेहा तो आज तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्या के साथ ये सब हो क्यों रहा है। इसका जवाब काकी के पास भी नहीं था। पर कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी की कंडीशन कैसी है। कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तो और यह सब होने के बाद आरिश का कोई अता पता भी नहीं रहता था। स्नेहा जा चुकी थी, वहीं काकी जो कि लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे खड़ी थी, उनके आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे हैं और वह एक तक बेड की तरफ देख रही थी जहां आर्या के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। काकी तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आर्या नींद के आगोश में है या फिर बेहोश है, या फिर यहाँ पर आर्या ने अपने दर्द अपने अंदर दबाने के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा है। पर काकी ज़्यादा ना सोचते हुए तुरंत ही आती हैं और आर्या को जगाने की कोशिश करने लगती है, पर आर्या कोई रिस्पांस नहीं देती है, जिसे देख काकी की भी हिम्मत टूटने लगती है। पर काकी खुद को संभाल लेती है। अब काकी खुद ही आर्या को अपनी बाहों में संभालती हैं और उसे एक कंफर्टेबल मैक्सी पहनती है और उसे लेकर कमरे से बाहर चली आती हैं। इस समय हॉल पूरी तरह से खाली था, पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। काकी अपनी लड़खड़ाती कदमों से आर्या को संभाले हुए पैलेस से बाहर निकल जाती है, पर वहीं ऊपर एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वह काकी को स्ट्रगल करके आर्या को ले जाते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट ही बता रही थी कि आर्या को इस हालत में देखकर उसे कितना ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। काकी जैसे तैसे करके पैलेस से बाहर आती हैं और ड्राइवर से कहकर आर्या को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती हैं। पहले तो ड्राइवर मना कर देता है, पर आर्या की हालत की तरफ देखते हुए वह फिर काफ़ी के सामने झुक जाता है।
और आर्या को ले जाने के लिए मान जाता है। उनकी कार कुछ देर बाद ही अस्पताल के आगे रुकते हैं, जिसके बाद स्नेहा तुरंत आर्या को लेकर चली जाती है। स्नेहा हॉस्पिटल आते ही सबसे पहले आर्या की सर्जरी की तैयारी करती है। भले ही वो डार्क पैलेस से आ गई थी, पर उनके दिल को चैन नहीं आ रहा था और वो आर्या का ही इंतजार कर रही थी। आर्या के आते ही स्नेहा आर्या को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद काकी ओटी के बाहर है इंतजार करती रह जाती है। काफी लंबे घंटे का इंतजार के बाद फाइनली ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और स्नेहा बाहर आती हैं। स्नेहा बाहर आकर काकी की तरफ देखती हैं, उसके बाद वह अपनी मायूस भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए उनके पास आकर उनके हाथों को पकड़ती हैं। फिर कुछ देर की शांति के बाद वह धीरे से बोली, आर्या दी ने अपना बच्चा खो दिया है काकी माँ, और अब शायद ही आर्या दी कभी कंसीव कर पाए, क्योंकि उनके इंटरनल पार्ट्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं कि हमें नहीं लगता है कि अगर वो कंसीव करेगी भी तो वो बच्चे को बर्थ दे पाएगी। उनके कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। थोड़ी देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप उनसे वहाँ मिल लीजिएगा। इतना कहकर स्नेहा वहाँ से चली जाती है। वहीं काकी जैसे जैसे आर्या से रिलेटेड बातें सुन रही थी, उन्हें उनकी सांसें थमते हुए महसूस हो रही थी। उन्हें पहले ही डर था कि ऐसे ही कुछ हो चुका है, क्योंकि जितनी खून आर्या की बह चुके थे। उन्हें देखकर काकी समझ चुकी थी कि आर्या ने अपना बच्चा खो दिया है, पर फिर भी एक उम्मीद जो उन्होंने लगाई हुई थी, वह भी स्नेह के साफ साफ कह देने की वजह से टूट चुकी थी। कुछ देर बाद आर्या को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद काकी जाकर आर्या के पास में बेड पर बैठ जाती हैं। समय आर्या दवाइयों के असर की वजह से बेहोश थी। इधर डार्क पैलेस में कुछ 2 घंटे के बाद आरिश पैलेस में वापस आता है, और वह वापस आते ही सीधा उस कमरे में जाता है जहां थोड़ी देर पहले वह आर्या के साथ था। उस कमरे में पहुंचकर वह देखता है कमरा पूरी तरह से खाली है। आर्या को बेड पर न देखकर आरिश की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि जाने से पहले वो आर्या को जिस हालत में छोड़कर गया था, उसके बाद आर्या का बेड से हिल भी मुमकिन नहीं था। फिर उसे कमरे में ना देखकर वह अपनी नज़रें चारों तरफ घूमता है, पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। पर उसकी नज़र बेड पर जा चुकी थी। बेड की हालत देखते हुए उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती। पूरा बेड खून से रंगा हुआ था। बेड पर खून देखते हुए आरिश तेज कदमों से बेड के पास आता है और धीरे से बेड को हाथ लगाकर देखता है। जैसे ही वो बेड पर हाथ रखता है, उसके हाथ पूरी तरह से खून से सन जाता है, जिसे देखते हुए बारिश इतना तो समझ गया था कि ब्लड आर्या के ही हैं, और इतने सारे खून को देखते हुए जैसे उसका दिल धकसा रह जाता है। आरिश तुरंत ही भागते में बाथरूम की तरफ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्या के वहीं जाने की उम्मीद थी। पर बाथरूम में आकर देखता है कि बाथरूम पूरी तरह से खाली है। बाथरूम को भी खाली देखकर आरिश अपना सर पकड़ लेता है। एक तरफ वह बेड का खून देखकर उसका सर फटा जा रहा था, दूसरी तरफ आर्या को कमरे में न देखकर उसे इस समय बेहद गुस्सा आ रहा था। पर यह गुस्सा ही था या कुछ और, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आरिश अब तुरंत ही कमरे से बाहर आता है और काकी को आवाज़ लगने लगता है, पर काकी को काफ़ी बार आवाज़ लगाने के बाद भी काफ़ी उसके सामने नहीं आती है। और काकी को ना आता देखकर आरिश अपनी बड़ी भी धड़कनों के साथ काकी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पर कमरे में पहुंचकर वो काकी के कमरे को भी खाली पाता है। काकी के भी कमरे को खाली देखकर आरिश अपने तेज कदमों से उनके कमरे से निकलते हुए सीधा पैलेस के में दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। और वहां पहुंचते ही वह अपने गार्ड की तरफ घूरती नजरों से देखते हुए उस सवाल करता है, क्या कुछ देर पहले काकी और आर्या यहाँ से कहीं गई है? आरिश इसके इस सवाल को सुनते ही उसके गार्ड सारा कुछ बता देते हैं जो कि उन्होंने देखा था। काकी को आर्या को इस तरह से ले जाता हुआ सुनकर आरिश हैरान था कि आखिर काकी उसे लेकर कहाँ गई है। वह तुरंत ही अपने ड्राइवर को कॉल करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस समय काकी आर्या को लेकर हॉस्पिटल गई हुई है। आरिश अब बिना रुके ही अपने कदम सीधा डार्क पैलेस से बाहर की तरफ बढ़ा देता है और पार्किंग लॉट में जाकर वह अपने कार को निकालता है और सीधा मुंबई की भीड़ बाहर वाली सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ाने लगता है। कुछ ही देर में आरिश के कार अस्पताल के आगे आकर रुकती है। आरिश कार को पार्किंग एरिया में रोककर तुरंत ही कार से बाहर आता है और वह सीधा हॉस्पिटल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अस्पताल में आने के बाद वह सीधा वहां पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट से आर्या के वार्ड के बारे में पूछता है, जिसके तुरंत बाद ही वह रिसेप्शनिस्ट आरिश को आर्या के वार्ड के बारे में बता देती है। जिसके बाद आरिश सीधा आर्या के वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। इस समय उसकी कदम इतनी तेजी से आर्या के वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे, वह खुद भी नहीं जानता था कि वह इतनी तेजी और हड़बड़ाहट में आर्या के पास क्यों जाना चाह रहा है। आज आर्या के इतने बहे हुए खून को देखने के बाद पता नहीं क्यों उसे अपने अंदर एक अलग से ही बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे आज कुछ बहुत कीमती खुद से दूर होता हुआ महसूस हो रहा था। आज से पहले भी ऐसा नहीं था कि उसने आर्या को चोट नहीं पहुंचा था, पर आज से पहले कभी भी आर्या को इतना चोट उसने नहीं पहुंचा था।
और आज ऐसा भी नहीं था कि उसने आर्य के ऊपर ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर दिया हो, पर फिर भी आज हर दिन से ज्यादा हट हुई थी। यह आरिश उस खून को ही देखकर अंदाजा लगा सकता था। आरिश आर्या के वार्ड में पहुंचकर देखता है, आर्या इस समय बेजान से बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। वही काकी की उसके बगल में ही चेयर पर बैठी हुई थी और स्नेह आर्या को चेक करते हुए काकी से कुछ कह रही थी। पर जैसे ही वार्ड का दरवाजा खुलता है, सबकी नजरें वार्ड की तरह दरवाजे की तरफ चली जाती है। वहां पर खड़े आरिश को देखकर स्नेहा जो कह रही थी वह एकदम से खामोश हो जाती है और खामोशी से आरिश की तरफ देखने लगती है। आरिश बिना उन दोनों की तरफ ध्यान दिए हुए ही वार्ड के अंदर आता है और वह आर्या की तरफ देखता है, जिसका चेहरा इस समय पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। साथ ही उसके होंठ भी सूख कर सफेद पड़े हुए थे। आर्या के कंडीशन को देखकर अपने नज़र उठाकर स्नेहा की तरफ देखते हैं। मैं बोला, अब इसकी कंडीशन कैसी है? आरिश के सवाल पर स्नेहा काकी की तरफ देखने लगती है तो काफी बस स्नेहा को अपनी आंखें दिखा देती है, जिसका मतलब स्नेहा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो आरिश की तरफ देखकर अपना सिर झुकाते हुए धीरे से बोली, अब इनकी कंडीशन पहले से बेटर है। कुछ दिनों बाद इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर आप इन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। स्नेहा के कहे हर एक शब्द में आरिश के लिए गुस्सा और नफरत साफ झलक रहा था, जिसे काकी अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। पर शायद आरिश ऐसे महसूस नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी नज़रें तो इस समय आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी और आर्या को इस तरह देखते हुए पता नहीं क्यों पर आज उसे एक अलग से ही बेचैनी महसूस हो रही थी और वह अपने इस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए बस अपने सर को हिलाता है। उसके बाद में काकी की तरफ देखते हुए बोला, ये पहली और आखिरी बार है जब आप बिना पूछे उसे पैलेस से इसे लेकर बाहर आए हैं। अगली बार से यह गलती नहीं होनी चाहिए। आरिश कुछ आवाज़ बहुत सख्त थी, पर फिर वो थोड़ी देर रुककर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आप यहीं पर रहिए, अगर कुछ ज़रूरत हो तो बाहर ड्राइवर है, उससे कह दीजिएगा। इतना कहकर आरिश वहां से निकल जाता है। वही बारिश के बाद सुनकर काकी बस अपने दांत किटकीटते हुए रह जाती हैं। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वह कह नहीं पाती हैं। वही आरिश काकी से ये कहकर आ तो गया था, पर जैसे ही वो वार्ड के बाहर निकलता है उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि बिना वह पलटे खुद को रोक नहीं पाता है और एक बार पलटकर आर्या की तरफ फिर से देखता है। पर आर्या को इस तरह से बेड पर देखकर वो तुरंत ही अपने नज़रें फेरकर वहां से चला जाता है। आरिश के जाने के बाद स्नेहा अपना चेकअप कंटिन्यू रखती हैं। उसके थोड़ी देर बाद वह काकी से आर्या की पूरी कंडीशन बताने के बाद काजी के हाथों में आर्या के लिए कुछ दवाइयां देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि अब आर्या के होश में आने का समय हो गया था और वो आर्या के पास रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी जितना दर्दनाक माहौल था उससे कई ज्यादा आर्या के होश में आने के बाद हो जाता था, जो स्नेहा सहन नहीं कर पाती थी। स्नेहा के वार्ड से जाने के बाद काकी वहीं पर बैठकर आर्या के सर को सहलाने लगती हैं। कुछ देर तक यूं ही आर्या के चेहरे को लगातार खामोशी से देखते रहती हैं। तभी वह महसूस करते हैं कि आर्या अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कर रही है। आर्या की पलकें फड़फड़ा रही थी, जिसे देखकर काकी समझ जाती है कि अब आर्या होश में आ रही है। काकी धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से आर्या की तरफ देखती है और उसके आंखें खोलने का इंतजार करने लगती हैं। और कुछ ही देर की कोशिश के बाद आर्या अपनी आंखें खोल लेती है, पर आर्या को कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह आर्या जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगती है। थोड़ी ही देर में आर्या को धीरे धीरे सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। आंखें खोलते हैं आर्या की नज़रें सबसे पहले ऊपर छत की तरफ जाते हैं और ऊपर की सीलिंग को देखते हैं। आर्या के दिल में एक टिच सी उठती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वह कहाँ है। फिर वह अपने सर को घुमाकर देखती हैं तो हमेशा की तरह काकी उसके बगल में बैठी हुई थी, जिसे देखकर आर्या वापस से अपने सिर को सामने की तरफ करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए अपने कांपती हुई आवाज में धीरे से कुछ कहने की कोशिश करती हैं। पर आर्या की आवाज इस समय क्लियरली निकल नहीं रही थी, वह बहुत ही ज्यादा उलझी हुई आ रही थी, जिसे काकी समझ नहीं पा रही थी। काकी जब देखती हैं कि आर्या बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही है तो वह तुरंत अपनी जगह से उठकर आर्या के बगल में ही बेड पर बैठती हैं और प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोली, शांत हो जो मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद तुम बोल लेना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम अभी शांत हो जाओ। इतनी जल्दी तुम्हारे इस तरह से पैनिक करना बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चा, अभी अभी तुम अपने दर्द और तकलीफों से जूझ रही हो, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। काकी की बात सुनकर आर्या अपने कैप्टे के हाथों को धीरे से बेड से उठाते हुए काकी की तरफ अपने हाथों को बढ़ने लगती है, जिसे देखकर काकी तुरंत ही आर्या के हाथों को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए उसके सिर पर अपनी दूसरे हाथ को फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोली, हाँ मेरा बच्चा, मैं यहीं पर हूँ, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं स्नेहा को बुलाऊं? काकी के पूछने पर आर्या कुछ भी बोल नहीं पा रही थी।
उसके आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और वह बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जब आर्या देखती है कि काकी उसकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपने होठों को भींचते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। काकी आर्या को इस तरह से कुछ बोलने के लिए इतना ज्यादा तड़पता हुआ देखकर बेबसी से आर्या की तरफ देखने लगती है। वह कुछ नहीं समझ पा रही थी इस समय वह क्या करें, कैसे वह अपने बच्चों की तकलीफ को कम करें। वह जान रही थी कि उनकी बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है, पर इस समय उनके हाथों में कुछ भी नहीं था जिससे वह अपनी बच्ची की तकलीफ को कम कर सके। वह बस बेबीसी से अपनी खाली आंखों से आर्या को तकलीफ में देख सकती थी। ना तो ही आर्या को इस तकलीफ से बचा सकती थी और ना ही वो आर्या को इस तकलीफ से निकाल सकती थी। काकी अब आर्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसके तरफ देखते हुए प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए बोली, थोड़ी देर आराम करो मेरा बच्चा, जब अगली बार जब उठोगी तब बोलने की कोशिश करना। अभी अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ है ना, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम अभी बोलने में तकलीफ हो रही हो। शांत हो जाओ मेरा बच्चा, शांत हो जाओ। काकी आर्या को शांत होने को तो कह रही थी, पर आर्या शांत होने की जगह और भी ज्यादा बेचैन होने लग रही थी और अब तो उसकी सांसें भी फूलने लगी थी, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा पैनिक करने लगी थी। आर्या के बिगड़ती हालात को देखते हुए काकी अब तुरंत ही भागते हुए आर्या के वार्ड से निकल जाती हैं और वह तुरंत ही तो स्नेहा की केबिन में जाकर स्नेहा की तरफ देखती हैं, जो कि इस समय एक फाइल में बिजी थी। अचानक से दरवाजा खुलने की वजह से स्नेह काकी तरफ देखने लगती है। काकी को घबराया हुआ देखकर स्नेहा तुरंत अपनी जगह उठती है, क्योंकि काकी यहाँ आई है मतलब जरूर आर्या की तबीयत बिगड़ रही है। इसलिए स्नेहा तुरंत भागते हुए आर्या के वार्ड में आती है तो आर्या को अपनी सांसों के लिए लड़ता हुआ देखकर वह तुरंत ही भागते हुए आती है और आर्या को एक इंजेक्शन देती है, जिसके कुछ देर बाद ही आर्या पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। आर्या के इस तरह से बिगड़े हुए हालात की तरफ देखते हुए स्नेहा काकी की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ काकी माँ? आर्या दी इतनी पैनिक क्यों कर रही थी, क्या आपने उन्हें कुछ बताया है? स्नेहा के इस सवाल पर काकी तुरंत ही अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, पता नहीं, मेरी बच्ची क्या मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने की भी कोशिश कर रही थी पर वह सोने को भी तैयार नहीं थी और इसी बीच उसकी सांसें भारी होने लगी और उसकी ये हालत हो गई है। काकी की बात सुनकर अब स्नेहा आर्या की तरफ देखते हुए बोली, अभी दी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा नाजुक है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसी तरह से वह पैनिक करती रहेंगी तो हमने जो ट्रीटमेंट किया है जाहिर सी बात है उसे आर्या दी के सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर आर्या दी को पता चल गया कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है तो आप जानती हैं कि दी खुद को संभाल नहीं पाएगी। स्नेहा की बात सुनकर काकी माँ बस अपने सर को हाँ में दिला देती हैं और अपने आंसू भरी आंखों से आर्या की तरफ देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है और आकर वो आर्या के पास बैठ जाती हैं और आर्या के छोटे से हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे दुख मेरी ही बच्ची की जिंदगी में क्यों है? क्यों उसे वो खुशी नहीं मिल सकती जो ये डिजर्व करती है? पहले पति का साथ छुटा, फिर अब उसके पति ने ही है उसके बच्चे को भी उससे दूर कर दिया। पता नहीं जब ये सच इसके सामने आएंगी तो कैसे ये खुद को संभालेंगी। स्नेहा काकी से आर्या से क्या कहना है और क्या छिपाना है अच्छी तरह से समझ रही थी, साथ ही वो आर्या के कंडीशन के साथ साथ आर्या की हालत को भी अच्छी तरह से समझ रही थी। अभी आर्या उस हालत में नहीं थी जो वो इतने बड़े सच को अपना पाए। थोड़ी देर तक स्नेहा वहीं पर काकी के साथ रहती है, उसके बाद वह भी वहां से चली जाती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी पेशेंट थे जिसके जिम्मेदारी स्नेह के ऊपर ही थी। स्नेह के जाने के बाद काकी चेयर पर शांति से बैठे हुए आर्या को देखने लगती हैं। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और रात गहरी होने लगते हैं। आरिश जो शाम को अस्पताल से गया था, उसके बाद वह वापस लौटकर हॉस्पिटल नहीं आया था। काकी ने एक दो बार आरिश के आने की उम्मीदें भी लगाई थी, पर आरिश के ना आने पर उन्होंने क्या उम्मीदें भी छोड़ दी थी और वह खुद ही आर्या के होश में आने का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि आर्या को इंजेक्शन दिए हुए 3 घंटे से ऊपर हो गए थे और अब आर्या को किसी भी वक्त होश आने वाला था। आर्या होश में आती उससे से पहले ही काकी आर्या के लिए कुछ पीने को मंगा देती है, क्योंकि इस समय आर्या की जो कंडीशन थी काकी को नहीं लग रहा था कि आर्या कुछ भी खा पाएगी, इसलिए उसके लिए जूस ही मंगवा दे दिए और मंगवा के साइड टेबल पर रखने के बाद काकी आर्या के लिए कपड़े निकालती हैं और खुद ही बाथरूम में जाकर एक बड़े से बकेट में पानी लेकर आती हैं, ताकि जब आर्या उठे तो काकी उसे क्लीन कर पाए। अभी काकी बकेट को लेकर वापस वार्ड में आई ही थी कि तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है, जहां पर आर्या की बॉडी में हलचल होने लगी थी। आर्या अपने हाथों को उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते हुए काकी समझ जाती हैं कि आर्या को होश आ चुका है। काकी तुरंत उसे बकेट को नीचे फर्श पर रखकर भागते हुए आर्या के पास आती हैं
और आर्या के हाथों को अपने हाथों में भरते हुए आर्या के सर को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? काकी की इस बात को सुनने के बाद आर्या अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर काकी की तरफ देखती है। काकी को देखते ही आर्या बस अपने सर को नामे दिला देती हैं और वह उसके बैठने की कोशिश करने लगती है। पर जैसे ही आर्या अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करती है, एक तेज दर्द की लहर उसके बॉडी में कौंध सी जाती है, जिससे आर्या वापस से बेड पर गिर जाती हैं। वही काकी भी आर्या को इस तरह से उठता हुआ देखकर एकदम से घबरा से जाती हैं और वह आर्या को जब तक रोकती उससे पहले ही आर्या वापस से बेड पर गिर चुकी थी। आर्या को देखकर काकी गहरी सांस लेती हैं। उसके बाद वह वहीं पर बैठकर आर्या के छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियां में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी कोशिश मत करो बच्चा, अभी तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम उठकर बेड पर बैठ पाओ और ना ही तुम्हें इस समय कोई सहारा देने के लिए है, इसलिए अभी चुपचाप आराम से सोई रहो, जब समय आएगा तो तुम्हें वह सहारा खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अभी के लिए खुद को इतना तकलीफ मत दो बच्चा। काकी बहुत ही प्यार से आर्या के सिर पर चूमते हुए आर्या को समझाती हैं। वही आर्या एकदम से शांत हो गए थे, उसकी आंखें अभी खुली हुई थी और वह टुकुर टुकुर काकी की तरफ ही देख रही थी। आर्या को इतना शांत देखकर काकी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी वह अपने तकलीफ को छुपाते हुए आर्या की तरह देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए आर्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, थोड़ी देर यहीं पर रहो, मैं अभी तुम्हें क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद तुम थोड़ा सा कुछ खा लेना, उसके बाद स्नेहा जब आएगी तो तुम मेडिसिन लेकर फिर से थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, अभी जितनी देर तुम रेस्ट करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। काकी की बात सुनकर आर्या बस अपनी पलकें झुका लेती हैं और वह धीरे से अपनी होठों को खोलते हुए काकी की तरफ देखते हुए बहुत ही आहिस्ता से पूछती है, हमें यहाँ पर लेकर कौन आया है माँ? आर्या के इस सवाल पर काकी एकदम से चौंक जाती हैं और वह आर्या की तरफ देखते हुए आर्या की आंखों में देखते हुए काकी तुरंत है अपनी नज़रें आर्या से फेर लेती है, क्योंकि आर्या की आंखों में काकी को वह जज्बात दिख रहे थे जो कि काफी अब कभी भी आर्या आंखों में देखना नहीं चाहती थी। वह आर्या से अपनी नज़रें फिरते हुए बहुत ही रूड होकर बोली, तुम जिसकी उम्मीदें लगाए बैठी हो वह तो बिल्कुल भी नहीं आया था, इसलिए तुम उसे बारे में सोचना बंद करो और चुपचाप आराम करो। काकी का लहजा पूरी तरह से बदल चुका था। वही आर्या अब एकदम शांत हो जाती है। काकी की डांट सुनने के बाद भी आर्या कुछ नहीं कहती और वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाती है। वही काकी अब बिना कुछ कहे बकेट को बेड के पास लेकर आती हैं और गीले टॉवल से आर्या के छोटे से चेहरे को क्लीन करती है जिस पर आंसुओं के निशान पड़े हुए थे। आर्या के पूरे चेहरे को क्लीन करने के बाद काकी आर्या के गले को भी साफ करती हैं। उसके बाद आर्या के पैरों को भी पोंछती हैं। आर्या के पैरों को पोंछने के बाद काफी बकेट को वापस बाथरूम में रखकर आ जाती हैं। बाथरूम से कमरे में आते हैं और टेबल पर रखा हुआ जो जूस का ग्लास उठाकर काकी धीरे से आर्या के सर को पकड़ती हैं और उसे सहारा देते हुए हल्के से ऊपर की तरफ उठाते हुए आर्या को जूस पिलाने लगती हैं। वही आर्या भी चुपचाप काकी को देखते हुए जूस पीने लगती है। आर्या को पूरा जूस पिलाने के बाद काकी ग्लास को वही साइड टेबल पर रखती हैं और आर्या की तरफ देखते हुए उसके सिर पर थपकी देते हुए बोली, अब थोड़ी देर सोने की कोशिश करो। आर्या काकी की बात को मानते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, पर आर्या अभी अभी नींद से उठी थी इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, पर वह अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी। काकी काफी देर तक वहीं पर बैठी रहती हैं। इस बीच स्नेहा भी आती हैं और आर्या को चेक करने के बाद वह चली जाती हैं। अब रात काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, इसलिए काकी वहीं पर आर्या के बेड से कुछ दूरी पर लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि आर्या अब तक गहरी नींद में सो चुकी थी और अगर नहीं भी सोई थी तो अभी स्नेहा जो थोड़ी देर पहले इंजेक्शन देकर गई है उसके असर से आर्या सो ही जाती। काकी अब सोफे पर बैठे हुए ही आर्या की तरफ देखते हुए कब नींद के आगोश में चली जाती है पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ आरिश जिस लड़की को लेकर पहले से आया था वो इस समय हॉल में बैठे हुई आरिश के ही आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आरिश उस टाइम जो निकला था उसके बाद से वो अब तक लौटकर पैलेस नहीं आया था और उस लड़के ने काफी बार आरिश को कॉल भी किया था, जिसके बाद भी आरिश का कोई पता नहीं था, ना ही आरिश ने उसके एक भी कॉल को रिसीव किया था। आरिश के कॉल रिसीव न करने की वजह से उस लड़की के चेहरे पर काफी ज्यादा झुंझलाहट आ चुकी थी और वह अपने फोन की तरफ गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखों में इस समय नफरत की आग साफ साफ नजर आ रही थी। ये तुम सही नहीं कर रहे हो आरिश आर्यन, पहले भी तुमने मेरे साथ यही किया था और आज फिर तुम मेरे साथ यही कर रहे हो। आखिर उस लड़की में है क्या जो तुम उसे दर्द देने के बाद खुद गायब हो जाते हो? आखिर तुम जाते कहाँ हो जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है? और उस लड़की में ऐसा क्या है जिसे तुमने आज तक खुद से बांध रखा है? ना ही तुम उसे आज़ाद करते हो
और ना ही खुद उसे आज़ाद होते हो। क्या कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हें उसे लड़की की ज़िंदगी से दूर करने के लिए, पर हर बात तुम उसे लड़की की तरह खींचे चले जाते हो, जैसे तुम बिना डोर की पतंग बन गए हो, जो हर बार उसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ से मैं हर बार उसे उठा कर लेकर आती हूँ। और इस बार भी तुम मेरे साथ वही कर रहे हो जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बार तो तुम्हें उस लड़की को खुद से दूर करना ही होगा, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। नैना नाम है मेरा, और नैना अपनी हर एक जीत को पूरी करने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकती है। और नैना कैसी है तुम भी अच्छी तरह से वाकिफ हो, फिर भी हर बार तुम मुझे आजमाते हो। चलो इस बात पर तुम्हारे जिद्दी को अपना लेती हूँ, आखिर में भी तो देखूं कि आखिर कब तक तुम उसे लड़की को खुद से लगा कर रखते हो। एक न एक दिन तुम्हें उसे लड़की को खुद से दूर तो कर नहीं होगा। मैं इस कदर तुम दोनों की जिंदगी में नफरत घोल दूंगी कि तुम दोनों चाहकर भी उस नफरत को मिटा नहीं पाओगे। नैना के चेहरे पर इस समय एक जहरीली मुस्कान थी, और वह मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ घूर रही थी, जिस पर इस समय आरिश का नाम शो हो रहा था। नैना कब से आरिश को कॉल किए जा रही थी, पर आरिश नैना के एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। नैना जानती थी कि इस समय आरिश ना तो हॉस्पिटल में होगा और ना ही ऑफिस में होगा। आरिश कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को नहीं पता था। और अक्सर वह आर्या को चोट पहुंचाने के बाद कुछ इसी तरह से गायब होता था, जिसके बारे में शायद उसके गार्ड तक भी बहुत मुश्किल से ही जानते होंगे। और अगर वह लोग जानते भी होंगे तो वह लोग किसी भी कीमत पर इस बात को नैना के सामने कभी नहीं कहेंगे। यह नैना भी अच्छी तरह से जानती थी। नैना अब सोफे से ही अपने सर को टिकाकर वहीं पर बैठ जाती हैं और बारिश के आने का इंतजार करने लगती है। बारिश के इंतजार करते हुए ही नैना की आंख लग जाती है और वह हॉल में ही सोफे पर सो जाती हैं, पर अब तक आरिश ने पहले इसमें कदम नहीं रखा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, आधी रात से ज्यादा हो चुका था। पूरा हॉस्पिटल का माहौल काफी ज्यादा शांत था। वहीं वार्ड में आर्या सुकून से अपने बेड पर सो रही थी। वही काकी भी इस समय सोफे पर ही सो रही थी। पूरे रूम में शांति छाया हुआ था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक लंबी चौड़ी परछाई आर्या के वार्ड में एंटर करती है। वो बड़ी सी आकृति अब धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगी थी, जहां पर भी बेसुध आर्या नींद की आगोश में सो रही थी। बेड के करीब जाकर वो परछाई हल्के से झुककर आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखता है, और इस पल विंडो से आती चांद की रोशनी उस आकृति के ऊपर पड़ती है। और यह कोई और नहीं बल्कि आरिश था। आरिश बहुत ही गौर से आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। आरिश अपनी हो रही बेचैनी को काबू नहीं कर पा रहा था, और इसी के हाथों मजबूर होकर उसे अस्पताल आना पड़ा था। वह आना तो नहीं चाहता था, पर वह चैन से रह भी नहीं पा रहा था। आरिश अब वहीं पर साइड में लगे चेयर पर बैठकर एकटक आर्या की तरफ देखने लगता है। आर्या की मुरझाए चेहरे की तरह देखते हुए उसके दिल में आज एक अजीब सी हलचल हो रही थी, और आज दिन हो रही बेचैनियों की वजह बारिश खुद नहीं जानता। वह नहीं समझ पा रहा था कि आज उसे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है, क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ खो गया है। आरिश कुछ नहीं समझ पा रहा था। वापस शांति से आर्या को निहार ही जा रहा था, और आरिश आज पूरी रात आर्या के पास बैठकर ही गुजार देता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही आर्या के चेहरे पर पड़ती हैं, आर्या नींद में ही कसमसा सी उठती है। और आर्या के इस कसमसाहट को देखते हुए आरिश तुरंत अपने चेयर से उठकर एक नजर काकी की तरफ देखता है, जो इस समय सो रही थी। काकी को देखकर आरिश समझ सकता था कि काकी का इतनी देर तक सोना लाजिम सी बात थी। आरिश काकी को ना उठाते हुए चुपचाप खामोशी से अब वार्ड से बाहर चला जाता है, और आरिश के वार्ड से जाने की कुछ पल बाद ही आर्या अपनी बड़ी बड़ी पलकें खोलती हैं, और आंखें खोलते ही वह सबसे पहले अपने साइड में लगे चेयर की तरफ देखने लगती है। एक जाना अनजाना सा एहसास उसके दिल को छूकर गुजर रही थी, और आज सुबह सुबह यह एहसास उसे क्यों हो रहे थे, इससे बेखबर आर्या के चेहरे पर आज के इस दर्द में भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। आर्या अब अपने हाथों को धीरे से हिलाने की कोशिश करते भी हैं, पर हाथों में ट्रिप लगे होने की वजह से आर्या अपने हाथों को हिला नहीं पा रही थी। वह बेड पर लेटे हुए ही बस अपने हाथ सर को हल्के से उठाकर देखती है, तो उसे सोफे पर सो रही काकी नजर आती है। काकी को सोता होता हुआ देखकर आर्या वापस से बेड पर अपने सर को रखकर ऊपर सीलिंग को निहारने लगती है। डार्क पैलेस नैना जो कि सोफे पर ही सो रही थी, अचानक से हड़बड़ाहट में उसकी नींद खुलती है, और आंखें खुलते ही वो अपने नज़रों को घुमा कर देखती है, तो खुद को हॉल में ही देखकर उसके चेहरे पर एकदम से गुस्सा छा जाता है। खुद को हॉल में देखकर नैना इतना तो समझ जाती है कि आरिश पूरी रात नहीं आया है। ये सोचकर ही नैना के तन बदन में आग लग जाती है, और वो तुरंत ही सीधा आरिश के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसे इस समय आरिश के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका जी कर रहा था कि आरिश की जान ले ले। नैना गुस्से में जैसे ही आरिश की कमरे में अपने कदम रखती हैं, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस समय आरिश अभी अभी ही बाथरूम से शावर लेकर बाहर आया था। आरिश की पूरी बॉडी समय नैना के आंखों के सामने थी,
आरिश ने बस अपनी वी शेप्ड कमर पर टॉवल लपेट रखा था, जिससे उसकी टोन और मुस्कुराहट बॉडी नैना की आंखों के सामने थी, और अभी अभी शावर लेने की वजह से आरिश के बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो उसके मस्कुलर चेस्ट से होते हुए धीरे धीरे उसके एप से होते हुए उसके टॉवल में जाकर कहीं गुम हो रहे थे। और आरिश के इस लुक को देखकर नैना का जैसे गला ही सूख जाता है। वह तुरंत ही अपने कदम आरिश की तरह बढ़ा देती हैं। नैना की आंखें में छाई मदहोशी ही बता रही थी कि वो इस समय आरिश से किस चीज़ की उम्मीद कर रही थी। वही आरिश नैना को कमरे में देखकर भी इग्नोर करते हुए सीधा ड्रेसिंग टेबल के पास चला आता है और वह अपने बालों को ड्राई करने लगता है। अभी बारिश हेयर ड्रायर से अपने बालों को ड्राई कर ही रहा था कि तभी उसे अपने चेस्ट पर किसी के टच महसूस होते हैं। वह तुरंत ही मिरर में देखता है तो उसके पीछे नैना खड़ी थी और नैना की पकड़ उसके ऊपर कसते ही जा रहे थे, जिस महसूस करते हुए आरिश अपने दांत किरकिरते हुए रह जाता है। और मैं तुरंत ही हेयर ड्रायर को अपने हाथों से छोड़ देता है और के हाथों को खुद से दूर करते हुए नैना की आंखों में गुस्से से घूरते हुए बोला, शायद तुम भूल रही होगी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और मैं तुम्हें यहाँ लाने से पहले ही वार्न कर लिया था कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन तुमने ये कोशिश की उसे दिन तुम्हें मैं धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन लगता है तुम उस बात को भूल गई हो। इतना कहकर आरिश नैना की कलाई पकड़ता है और खींचते हुए अपने कमरे से बाहर ले जाकर एकदम से उसे छोड़ते हुए बोला, दोबारा मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर आरिश नैना के मुंह पर ही कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। वही नैना अपने लड़खड़ाते कदम को संभालते हुए एकदम हैरानी और बेबाकी से आरिश के कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। जब तक नैना को कुछ समझ आता तब तक आरिश दरवाजा बंद कर चुका था। वही नैना उसे दरवाजे को घूरती रह जाती है। दरवाजे की तरफ देखते हुए नैना के जबड़े भीग जाते हैं और वह अपनी मुठियां कसते हुए गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करना है कर लो। एक वक्त था जब तुम मेरे करीब आने के लिए पागलों की तरह मेरा इंतजार किया करते थे, और यह वक्त अब बदला है, सिर्फ और सिर्फ उसे लड़की की वजह से। अब तो उस लड़की को तुम्हारे जिंदगी से जाना ही होगा, फिर चाहे मुझे उस लड़की को तुम्हारे जिंदगी से बाहर करने के लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। नैना का खून खौल रहा था। जैसे जैसे उसके नज़रों के सामने आरिश की मस्कुलर बॉडी और उसके ऊपर आर्या के दिए हुए निशान आ रहे थे, वैसे वैसे उसके गुस्से की हद बढ़ते ही जा रही थी। इतना कहकर नैना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से आरिश के ही बगल वाले कमरे में चली जाती हैं। वही आरिश दरवाजा बंद किए हुए वापस से मिरर के सामने आ गया था। वह अब अपनी बॉडी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर बस निशान दिख रहे थे, और यह सारे निशान कल शाम के थे जब वह आर्या के साथ था। ये सारे नाखूनों के निशान आर्या के दिए हुए थे। जब वो उससे छूटने की कोशिश करने में उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर आरिश ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उन निशानों की तरफ देखते हुए आरिश के होठों के कोने मुड़ते हैं और छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है, पर फिर वह तुरंत ही गायब हो जाती है और वह एकदम कठोर नज़रों से मिरर में ही खुद को ही देखता है और तुरंत ही मिरर के सामने से हटकर सीधा चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश चेंज करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद आरिश बिना रुके हैं वह सीधा घर से बाहर चला जाता है। वही नैना, जो कि आज उसके कमरे से बाहर आने के बाद खुद भी कमरे से बाहर आ गई थी, वह आरिश को इस तरह से पहले से बाहर जाता हुआ देखकर अपने मुट्ठी बना लेती हैं, क्योंकि वह समझ रही थी कि आरिश कहाँ जाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन हुआ पड़ा था। वही आरिश के जाने के बाद नैना तुरंत ही अपने कमरे में जाती हैं और किसी को कॉल करती हैं। कुछ ही रिंग जाने के बाद नैना की हुई कॉल दूसरी तरफ से रिसीव हो जाती हैं। कॉल रिसीव होते ही नैना तुरंत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, आरिश मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं जितना ज्यादा कोशिश कर रही हूँ उस लड़की को आरिश की जिंदगी से बाहर करने की, आरिश उतना ही ज्यादा उस लड़की की तरफ खींचा जा रहा है। इसलिए अभी वह लड़की हॉस्पिटल में है तो उसे अस्पताल में ही खत्म कर दो। ना वह लड़की जिंदा रहेगी और ना ही हमारे बीच दीवार बनेगी। इतना बोलकर नैना एकदम शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से नैना की आवाज बात सुनने के बाद थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। उसके बाद उधर से किसी लड़के की आवाज आती है, रिलैक्स, उसे खत्म करके कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी आरिश के दिल में उसके लिए इतनी ज्यादा जज्बात नहीं है, और उसे खत्म करने के बाद वो तड़प बारिश के चेहरे पर नहीं दिखेगी जो उसे उसके करीब जाने के बाद उसे दूर करने में है। इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार करो। उस लड़की को आरिश की जिंदगी से मैं खुद ही अपने हाथों से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद आरिश के सारी जायदाद तुम्हारी होगी और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। इतना कहकर दूसरी तरफ से वह लड़का हंसने लगता है। वहीं अब नैना के भी चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही धीरे से बोली, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैं उस आरिश आर्यन से प्यार करूंगी?
अगर मैं इसके साथ हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसके पैसे और प्रॉपर्टी की वजह से। आखिर इसी का घमंड तो था इसे, इसलिए इसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे बेइज्जत किया था। जब मैं इससे वही छीन लूंगी, फिर देखती हूँ कि और कितना ये घमंड अपने पास रख पाता है। अगर इस नैना ने आरिश आर्यन की जिंदगी को तबाह नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नैना त्रिपाठी नहीं। इतना कहकर नैना दूसरी तरफ से उसे लड़के की कुछ कहने का इंतजार करने लगती हैं। वही नैना के ऐसी बातें सुनकर दूसरी तरफ से वह लड़का हल्के से हंसता है, उसके बाद बोलता है, तुम्हारी इसी एटीट्यूड पर तो मेरा दिल आया है मेरी जान, तुम अब रिलैक्स करो और बस आरिश पर नजरें रखो। इतना कहकर वह लड़का कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही नैना फोन को वापस से बेड पर फेंककर बेड पर ही बैठ जाती हैं, क्योंकि आरिश आज पूरे दिन घर नहीं आने वाला था। इसका अंदाज नैनो को पहले से पता था। इधर आरिश पैलेस से निकलने के बाद सीधा अपने ऑफिस के लिए चला जाता है, और इधर काकी थी सुबह सुबह उठकर आर्या को तैयार करती हैं और उसे लाइट खाना खिलाकर उसे मेडिसिन दे देती है। उसके बाद आर्या के पास है बैठ जाती हैं। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीते जा रहे थे। आरिश ने घर आना बहुत ही काम कर दिया था और वह हर दिन आधी रात को आर्या के पास जाता था, जिसका एहसास ना काकी को था और ना ही आर्या को। और सुबह तक जब तक उन दोनों की आंखें खुलती थी, आरिश वहां से जा चुका होता था। इधर नैना हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वह आरिश को पा सके, पर उसके हर एक कोशिश बेकार होती। नैना जितना ज्यादा आरिश के करीब जाने की कोशिश करती थी, आरिश उसे हर बार धुतकार खुद से दूर कर दिया करता था, जो कि अब नैना के नफरत में और भी घी डालने का काम कर रहा था। एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त, रक पैलेस। एक कमरे के अंदर उसे कमरे के बाथरूम से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज से कमरे तक आ रही थी। वहीं बाहर खड़ी काकी जो कि बेबसी से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, वो वहीं पर नीचे फर्श पर बैठ जाती है, क्योंकि अंदर से की रोने की आवाज से बाहर आ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि आर्या ही थी। बाथरूम के अंदर इस समय आर्या ही इतनी जोर जोर से रो रही थी। उसने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर रखा था। काकी के लाख कहने के बाद भी आर्या बाथरूम से बाहर आने को तैयार नहीं हो रही थी। और आर्या के आगे काकी हार चुकी थी। वह किसी को यहाँ मदद के लिए भी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो कि उसकी मदद कर सकता था। काकी वहीं बैठे अपने आंसू भरी आंखों से एक तक बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। वही आर्या जो बाथरूम के अंदर दरवाजे से ठीक करे बैठे हुई थी। रो रो कर उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वही उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी इस समय रोने की वजह से कांप रही थी, पर फिर भी आर्या रोना बंद नहीं कर रही थी। उसके दोनों हाथ इस समय उसके पेट पर काफी मजबूती से लिपटे हुए थे, और वह अपने बाहों को अपने घुटनों में छुपाए अभी अपने सर को अपने पैरों के बीच छुपाए हुए काफी जोर से रो रही थी। इस बीच उसके सांसें भी बुरी तरह से फूलने लगी थी, पर आर्या फिर भी रोती ही जा रही थी। आर्या रोते रोते खुद से ही बातें करने लगती है, क्यों आखिर में ही क्यों, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। जब भी मेरी जिंदगी में कोई खुशियां दस्तक देती है, उससे पहले ही होगा खुशी अपना रास्ता मोड़ लेती है। आखिर इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती थी, क्यों उसे मुझसे छीन लिया गया। क्यों मुझे एक माँ के एहसास होने से पहले ही मुझे मेरे बच्चे को छीन लिया गया। क्यों मुझे उसे एहसास को जीने तक नहीं दिया गया। क्यों मुझे उसे एहसास उसको महसूस करने तक नहीं दिया गया। क्यों मुझे मेरा बच्चा महसूस नहीं हुआ। क्यों मुझे मेरे बच्चे को ले लिया गया। क्यों क्यों। आर्या चीखते हुए वही फर्श पर ही गिर जाती हैं। उसकी आंखों से अब भी बेतहाशा आंसू निकल रहे थे, जिसकी आज कोई सीमा ही नहीं थी। अस्पताल से आज ही आर्या को डिस्चार्ज मिला था, और डिस्चार्ज के समय ही आर्या ये सच भी जान गई थी कि आखिर वो अस्पताल में इतने दिन रही क्यों थी। फ्लैशबैक। हर दिन की तरह काकी आर्या को तैयार करके उसे बेड पर बिठाते हैं। आर्या पहले से काफी ज्यादा ठीक थी। अब वह धीरे धीरे चलने भी लगी थी। काकी आर्या को वहीं पर बेड पर बिठाकर उसके सामने फ्रूट का प्लेट और एक जूस का ग्लास रखती हैं, और वह आर्या को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, जब तक इसे फिनिश नहीं कर लेती यहां से उठाना मत, और जब तक मैं ना आऊं कहीं जाना भी मत। मैं स्नेहा से तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आ रही हूं, तब तक यहीं पर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर काकी आर्या के सिर पर हाथ फेरती हैं और वह वहां से चले जाती हैं। वही आर्या अपने छोटे से चेहरे को फुलाए हुए काफी को जाते हुए देख रही थी। इन दिनों काकी उसे बहुत ज्यादा डांटना लगी थी, और आर्या चुपचाप उनके सारी डांट सुन भी लिया करती थी, क्योंकि काकी के इस डांट में भी आर्या के लिए प्यार ही छुपा होता था। काकी के जाने के बाद आर्या फ्रूट्स खाने लगती हैं, पर कुछ ही देर में बहुत सारे फ्रूट्स को फिनिश करने के बाद वह बेड से उतरकर धीरे धीरे बोर्ड में ही टहलने लगती हैं। आर्या वार्ड में टहलते हुए वार्ड के विंडो के पास आती हैं और विंडो से बाहर का नजारा देखने लगती है। विंडो से आती सूरज की किरणें सीधा आर्या के छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे आर्या का छोटा सा चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। आर्या इस समय बहुत प्यारी लग रही थी, और बाहर देखते हुए उनके चेहरे पर जो स्माइल थी वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस थी।
आर्या काफी देर तक वहीं खड़ी रहती हैं, जब तक कि आर्या के पैर नहीं दुखने लगते हैं। आर्या इतनी देर खड़े रहने के बाद पलट कर देखती है तो काकी अब तक नहीं आई थी, और काकी को अब तक ना आया हुआ देखकर आर्या अब मुड़ते हुए खुद ही वार्ड से बाहर जाने लगती हैं। आर्या वार्ड से बाहर आ जाती हैं और बाहर आकर अपनी नजरें घुमाते हुए कॉरिडोर में देखने लगती है। इस समय पूरा कॉरिडोर खाली धाम, आर्या को कोई भी कॉरिडोर में नजर नहीं आता, जिसे देखते हुए आर्या आप अपने कदम काकी को बुलाने के लिए बस सीधा स्नेह के केबिन की तरह बढ़ा देती है। अंदर स्नेहा और काकी इस समय बातें कर रही थी और स्नेहा उन्हें आर्या की डेली रूटीन समझ रही थी, क्या खाना है, कब खाना और कैसे खाना है, जिसे काकी बहुत ही अच्छे से सुन रही थी। पूरा रूटीन और पूरा डाइट चार्ट काकी को समझाने के बाद स्नेहा गहरी सांस लेते हुए काकी की तरफ देखते हुए वो धीरे से बोली, इस बात को याद रहिएगा काकी माँ की आर्या दी को कभी पता ना चले कि उन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खो दिया है, क्योंकि जिस दिन उन्हें ये सच्चाई पता चली उसे दिन पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि आर्या दी की कंडीशन इस समय हद से ज़्यादा खराब है और थोड़ी सी टेंशन उनकी तबीयत को और भी ज़्यादा खराब कर सकती है। काकी स्नेहा की इस बात को सुनकर काफ़ी स्नेह की तरफ देखते ही वो अपने सर को बस हाँ में हिला देती हैं, पर जैसे ही मैं पलटकर वहाँ से जाने को होती है, दरवाजे की तरफ देखते ही उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। दरवाजे पर आर्या अपने आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर लपेटे उन दोनों के ही तरफ देख रही थी। आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही काकी और स्नेहा दोनों ही समझ चुके थे कि आर्या ने उन दोनों के सारी बातें सुन ली है। काकी जैसे ही आर्या को समझने के लिए आर्या की तरफ अपने कदम बढ़ाती हैं, वैसे ही आर्या तुरंत ही अपने कदम पीछे खींच लेती हैं और काकी की तरफ देखते हुए तुरंत ही अपने हाथ को दिखाते हुए उन्हें रोक देती हैं। आर्या के इस तरह से उन्हें रोकने की वजह से काफी अब तुरंत ही मुड़कर स्नेहा की तरह देखती हैं, पर वही स्नेहा खुद हैरानी से आर्या की तरफ देख रही थी। वह भी आर्या की तरफ बढ़ती हैं, पर वह आर्या तक पहुंच पाती उससे पहले आर्या लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल जाती हैं। आर्या को इस तरह से दौड़कर जाता हुआ देखकर स्नेहा और काकी दोनों ही घबराते हुए आर्या के पीछे भागते हैं और वो आर्या को आवाज देते हुए उसे रोकने की भी कोशिश करती है, पर आर्या बिना रुके सीधा भागते हुए अस्पताल से बाहर चली आती है। वहीं अस्पताल के बाहर आरिश का ड्राइवर, जो कि पहले से ही आर्या और काकी को लेने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा था, वह जैसे ही आर्या को इस तरह से भाग कर आते हुए देखता है, वो हुए तुरंत ही कार डोर ओपन कर देता है और उसके कर को डोर ओपन करते ही आर्या तुरंत आकर सीधा कार में बैठ जाती हैं और उस ड्राइवर की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, चलिए हमें घर जाना है जल्दी। ड्राइवर आर्या के इस बात को सुनकर आर्या की तरफ देखता है, फिर वह अस्पताल के अंदर देखते हुए धीरे से आर्या के सामने अपने सर को झुकते हुए बोला, क्या काकी आपके साथ नहीं चल रही है? ड्राइवर के सवाल पर आर्या बिना उसे कोई जवाब दिए फिर अपनी बात दोहराती है, चलिए हमें घर जाना है जल्दी। अब ड्राइवर के पास आर्या की बात अपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था और वह तुरंत ही कार में बैठकर कार स्टार्ट कर देता है और कहाँ स्टार्ट होकर जैसे ही वहां से निकलती है वैसे ही उसके पीछे काकी और स्नेह दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर आती है, पर तब तक कार जा चुकी थी। कार को ज्यादा हुआ देख न कर काकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह स्नेह की तरफ देखते हुए अपने घबराहट भरी आवाज में बोली, अब हम क्या करेंगे? अब उसे कैसे इस बात को समझाएंगे, कहीं हमारी बच्ची कोई गलत कदम ना उठा ले। स्नेहा काकी की बात सुनकर काकी की तरफ देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू देखे हुए स्नेहा समझ सकती थी इस समय काकी कैसा महसूस कर रही होगी। स्नेहा अब काकी के सामने आती है और काकी के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बोली, इस समय आप कमजोर नहीं पड़ सकती हैं। इस समय आर्या दी को आपकी जरूरत है, आपको उनकी हिम्मत बननी है, ना कि उन्हें इस तरह से तड़पते हुए छोड़ देना है। अभी आपको उन्हें संभालना होगा, आप भी जाइए और उन्हें संभाले, मैं शाम को आप लोगों से मिलने आऊंगी। स्नेहा को इस बात को सुनकर काकी भी अब अपने सिर को हाँ में हिलाती हैं। उसके बाद वह तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर आती हुए एक ऑटो लेती है और वह सीधा डार्क पैलेस की तरफ चली जाती है। इधर कार पैलेस में पहुंचते जी आर्या कार से निकालकर भागते हुए पैलेस के अंदर आती हैं और वह सीधा अपने कमरे में जाती हैं और कंपनी में आते हैं आर्या सीधा बाथरूम में जाकर खुद को बाथरूम के अंदर लॉक कर लेते हैं। फ्लैशबैक एंड तब से ही आर्या अब तक बाथरूम में ही थी। अब तक आर्या को बाथरूम में गए हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए थे और इस बीच काकी लाख कोशिश कर चुकी थी, पर आर्या ना तो खुद बाथरूम से बाहर आने को तैयार है और ना ही वो बाथरूम के अंदर किसी को आने दे रही थी और लगातार आर्या के रोने, चीखने और चलने की आवाज में बाथरूम से बाहर आ रही थी। आर्या के दर्द भरी आवाज को सुनकर काकी का कलेजा फटा जा रहा था। काफी देर तक बाथरूम से रोने की आवाज आती रहती है, फिर वही अब आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। आर्या के रोने की आवाज से जैसे जैसे शांत हो रही थी, काकी के भी दिल को शांति महसूस हो रही थी
काकी जो काफी देर तक वहीं पर जो फर्श पर हुए थे वो अब अपने लड़खड़ाते कदमों से उठती हैं और धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए काकी एक दो बार खटखटाना के बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और उनके सामने आर्या खड़ी थी। आर्या की पूरी आंखें सूजी हुई थी। आर्या की आंखों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना ज्यादा रोई होगी। उसका पूरा चेहरा इस समय लाल था, साथ ही उसके होंठ भी काफी सूखे हुए लग रहे थे। काकी जैसे हैं आर्या को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ती है। आर्या तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए काकी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना है माँ, प्लीज आप यहाँ से जाएं। मैं कुछ वक्त बाद खुद ही आपके पास आता हूँ और आप चिंता ना करें, मैं खुद को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे जितना चोट पहुँचना था मैं पहुँच चुकी हूँ, अब मैं उसे गलती को बार बार नहीं दोहराऊंगी। आर्या की आवाज में आज कुछ ऐसा था जिसे काकी चाह कर भी आर्या को मन नहीं कर पा रही थी और वह अपने सर को हिलाते हुए उसके बाद वह कमरे से बाहर चली जाती हैं। वहीं काकी के जाने के बाद आर्या अपने कमरे को एक बार बहुत ही गौर से देखती है। उसके बाद वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालती हैं और उसे लेकर सीधा बाथरूम में चली जाती हैं। बाथरूम में आने की कुछ देर बाद आर्या बाथरूम से रेडी होकर बाहर आती है। आर्या ने इस समय पिंक कलर की बहुत ही सिंपल सी साड़ी को कैरी किया हुआ था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे जिसे वो टॉवल से सुखाते हुए आर्या मिरर के पास आती हैं और वो मिरर में खुद को देखते हुए उसके बाद वह अपने बालों को सुझाने के बाद उसकी चोटी बनाती है और अपने खाली गले और अपने खाली मांग को देखते हुए वो कुछ देर तक खामोशी रहती है। उसके बाद डॉवर से एक पेंडेंट निकालकर वो उसे अपने गले में डाल लेती है और आज बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के ही कमरे से बाहर चली आती है। कमरे से बाहर आकर देखती हैं कि इस समय हॉल में कोई भी नहीं था। आर्या सीधा अपना कदम किचन की ओर बढ़ा देती है। किचन में आकर आर्या देखती है तो इस समय काकी खाना बना रही थी। काकी को खाना बनाता हुआ देखकर आर्या गहरी सांस लेती है और वह भी काकी के पास जाकर उनके हाथों से नाइफ और सब्जियां लेते हुए बोली, आप इसे रहने दे मां, मैं इसे कर लूंगी, आप दूसरा कुछ कर ले। इतना कहकर आर्या सब्जी काटना शुरू कर देती हैं। वही आर्या को इस लूक में देखकर काकी हैरान थी। काकी तुरंत ही आर्या को अपनी तरफ पलटती है और उसकी सुनी मांग को देखते हुए काकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह आर्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है बच्चा तुमने अपना, और सिंदूर वह कहाँ है, और ये तुम खाली गले में बाहर क्यों आए हो, तुम्हारे मंगलसूत्र कहाँ है बच्चा, तुमने उसे पहन क्यों नहीं है। काकी के इतने सारे सवालों को सुनकर आर्या गहरी नजरों से काकी की तरफ देखती हैं। उसके बाद वह अपने हाथों से नाइफ को वही काउंटर पर रखती हैं। फिर वह दोनों हाथों से काकी के कंधे को पकड़कर उनकी आंखों में गहराई से झांकते में बोली, जिस अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है माँ, उसे मैं अपने साथ बांध कर क्यों रखूं। मानती हूं कि मैं शादीशुदा, पर जब एक पति खुद ही अपनी पत्नी किस जगह किसी और औरत को दे दे तो फिर उसे सिंदूर और मंगलसूत्र का क्या मतलब। मैं क्यों उसे अपने साथ बांधकर हमेशा रखूं, जिसका मेरी जिंदगी अब कोई जगह नहीं बची है। और आरिश का जो मन करे वह करते रहे। उन्होंने अपने जिंदगी के फैसले ले लिए हैं और अब मैं अपने फैसले ले सकती हूँ। मैं आज़ाद हूँ माँ, भले ही मैं इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती, पर फिर भी मैं इस रिश्ते में रहकर भी आज़ाद हूँ। उन्होंने हमारी जगह किसी और को दी है और हमने अपनी जिंदगी से उनकी जगह मिटा दी है, बस फर्क इतना ही है। इसलिए आपको अब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप काम देखें और उसके बाद हमारे साथ हमारे कमरे में चले, हमें आपको कुछ बताना है। आर्या की बातें सुनने के बाद अब काकी के पास कोई जवाब रह ही नहीं गया था और ना ही वह अब आर्या से कोई सवाल कर पा रही थी। आर्या का कहना सही था और काकी भी आर्या की इस बात से सहमत हो चुकी थी। काकी और आर्या दोनों ही खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद आर्या काकी को लेकर अपने कमरे में चली आती हैं। आर्या बहुत ही ज़्यादा शांति थी और आर्या की यही शांति काकी को घबराने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि आज से पहले आर्या ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। जिस इंसान का आर्या खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज उसने उस इंसान को खुद से दूर किया था। और इस समय जो तकलीफ आर्या के मन में होगी वो उस बात जाहिर भले ही ना कर रही हो, पर काकी समझ पा रहे थे। आर्या काकी को वहीं पर बैठकर बिठाते हैं और उसके बाद फिर वो उठकर कबर्ड के पास जाती हैं और उसमें से कुछ पेपर्स निकालकर काकी के सामने लाकर रखती है और फिर वो उन पेपर को काकी के हाथों में रखते हैं। वो बोली, ये पेपर्स आपको मेरी तरफ से आरिश को देने हैं, वह भी तब जब मैं पूरी तरह से रिहा हो जाऊंगी। ये पेपर्स आपको उन्हें तब देना है जब उनके पास मेरा कोई वजूद ना रहे, वह पागलों की तरह मेरे पास आने को तड़प जाए लेकिन उन्हें वह रास्ता ना दिखे। ये पेपर आपको आरिश को तब देना है जब उनकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वह आपके आगे भी झुक जाए, सिर्फ मेरे बारे में पता करने के लिए। काकी को आर्या की एक भी बातें समझ में नहीं आ रही थी।
पर आर्या का बार बार यह कहना कि आरिश को ये पेपर अभी नहीं देना है, वह भी तब देना है जब आर्या उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी। क्या आर्या कुछ करने वाली है? क्या आर्या कुछ ऐसा कदम लेने वाली है? काकी की दिल की धड़कनें घबराहट की वजह से काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। और काकी के चेहरे की परेशानी को देखते हुए आर्या मुस्कुराते हुए काकी को अपने गले से लगाते हुए बोली, कभी कभी कुछ फैसला जरूरी हो जाते हैं माँ, और ऐसा एक बार आपने ही कहा था। आपने ही कहा था कि मुझे खुद को इतना ज्यादा मजबूत बनाना है कि मुझे कभी भी आरिश की कमी महसूस ना हो। मुझे कभी भी यह ना लगे कि मैं आरिश के बिना इस दुनिया में अकेली जी नहीं सकती, मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, या फिर ये दुनिया मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। मैंने तब आपकी बातें अनसुनी की थी, पर अब मैं उस बातों को पूरा करूंगी, और आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर आर्या काकी को अपने गले से लगा लेते हैं। वही काकी भी काफी कसकर आर्या को अपने गले से लगाते हुए आर्या के पीठ को सहलाते हुए धीरे से बोली, तुम क्या कहने वाली हो बच्चे? कुछ भी करना पर कभी भी कुछ गलत फैसला मत लेना, जिससे बस जिंदगी भर का पछतावा ही हाथों में रह जाए। तुम समझ रही हो ना बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? काकी के इस बात को सुनकर आर्या अपने सर को हिलाते हुए बोली, मैं समझ रही हूँ माँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर अभी किसी और को कुछ और भी चीज समझनी है। आप चले बाहर, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास बाहर आती हूँ। आप तब तक बाहर टेबल पर लंच लगा दे। इतना कहकर आर्या उठती है और बस सीधा बाथरूम के अंदर चली जाती है। वही काकी आर्या के इस बात को सुनकर गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में उसे पकड़े पेपर की तरफ देखती है, और उसे लेकर वह आर्या के कमरे से बाहर आ जाती हैं और सीधा अपने कमरे में जाती हैं। अपने कमरे में आने के बाद काकी कबर्ड में उस पेपर को रखती हैं और खुद निकलकर आर्या के कहे मुताबिक टेबल पर लंच लगने लगती है। और हर दिन की तरह लंच के टाइम पर आज आरिश घर आ चुका था। आरिश इस एक हफ्तों में कभी भी घर नहीं आया करता था, वह हमेशा ही सुबह को ही आता था, या फिर कब आता था ये बात किसी को पता भी नहीं चलती थी। और पता चलती भी कैसे, घर में सिर्फ दो ही लोग थे, एक आरिश और एक नैना। और नैना को तो आरिश से कोई मतलब ही नहीं था, उसे जिस चीज से मतलब था वह उसे चीज को हासिल करने में लगी हुई थी। इधर आरिश को आया हुआ देखकर काकी गहरी सांस लेती हैं और आज इसके लिए लंच सर्व करने लगती हैं। वही आरिश एक नज़र काकी की तरफ देखता है, फिर अपने नज़रें पूरे हॉल में घूमता है जैसे उसकी नज़रें किसी और को ही ढूंढ रही हो। तभी आरिश के नज़रें ऊपर से नीचे आते हुए नैना पर पड़ जाती है। नैना को देखते हैं हुए आरिश तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है और वह अपने कदम सीधा आर्या के कमरे की तरफ बढ़ा देता है, जिसमें आर्या इन कुछ दिनों से रह रही थी, जब से आरिश ने आर्या की जगह अपने कमरे में नैना को दे दिया था। आरिश को आर्या के कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर काकी खुद हैरान थी। वही नैना की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। इधर आरिश आर्या के कमरे में जैसे ही अपने कदम रखता है, वैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है और आर्या बाहर आती है, इस बात से अनजान के उसके कमरे में कोई है। आर्या सीधा टेबल के पास जाती है और उसके बाद अपने साड़ी को पिनअप करने लगती हैं, क्योंकि अभी आर्या जब बाथरूम से बाहर आई थी तो उसका पल्लू पूरी तरह से नीचे की तरफ स्लिप हुआ पड़ा था, जिसे आर्या पिनअप कर रही थी। वही आरिश बस एकटक आर्या को ही निहार जा रहा था। उसे पिंक कलर के सिंपल साड़ी में भी आर्या काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसके बाद लंबी चोटियों जो कि उसकी कमर को छू रहे थे। छोटे से चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, इस समय बस माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बिंदी थी और होठों पर लिप बाल्म, बाकी उसके चेहरे पर पूरी तरह से सादगी छाई हुई थी। पर आरिश हैरान तब हुआ जब उसकी नज़रें आर्या की मांग पर गई। आर्या के मांग में आज सिंदूर ना देखकर पता नहीं क्यों पर एक अजीब सा दर्द और इसको अपने दिल में महसूस हुआ। वह अपने खाली आंखों से आर्या की तरफ देख रहा था। वही आर्या जैसे ही अपनी साड़ी को पिनअप करके मुड़ती है, दरवाजे के पास आज उसको खड़ा हुआ देखकर वह तुरंत ही मिरर के पास अपने कदम रोक लेती है और वह भी एक टक आरिश की तरफ देखने लगती है। पर फिर कुछ देर बाद आरिश को यूं ही खामोशी से देखते रहने के बाद आर्या अपने कदम आगे उसकी तरफ बढ़ा देती है। वहीं आरिश अपने कदमों को रोकते हुए आर्या की तरफ ही देख रही थी। आज आर्या में उसे एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था। आज आर्या को देखकर उसे बिल्कुल पहले वाले एहसास नहीं हो रहे थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था, जिसे वह अपने चेहरे पर आने तो नहीं दे रहा था, पर उन बेचैनियों की वजह से उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। आर्या आरिश के सामने आकर रुकती है, उसके बाद वो आरिश के सामने से निकलते हुए धीरे से बोली, लंच तैयार है, आपको यहाँ आकर देखने की जरूरत नहीं थी, बाहर मैंने काकी माँ को कह दिया था लंच लगाने के लिए। इतना कहकर आर्या वहां से चले जाती हैं। वहीं हरीश आर्या के इस जवाब को सुनकर हैरानी से जाती हुए आर्या को देखते रह जाती है। आर्या को जाता हुआ देखा आरिश भी अपने कदम आर्या के पीछे पीछे ही बढ़ा देता है और दोनों को साथ में आता हुआ देखकर काकी राहत की सांस लेती हैं।
और खास करके आर्या को देखकर तो काकी को और भी ज्यादा राहत महसूस होती है। आरिश आकर अब अपने चेयर पर बैठ जाता है, पर उसकी नजरें आर्या से हटाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं उसके बगल में बैठी भी नैना भी आरिश के नजरों को ही देख रही थी। इधर आर्या काकी के हाथों से लंच लेकर खुद ही आरिश के प्लेट में दे सर्वेंट करती हैं, और उसके बाद वह आरिश के बगल में ही खड़ी हो गई आरिश उसके खाने का इंतजार करने लगती है। आर्या को आज इतना ज्यादा शांत और काम देखकर आरिश को उसकी शांति पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही आर्या का बार बार उसके आंखों में देखना, वह भी आरिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज से पहले आर्या ने कभी भी उसकी आंखों में देखकर बातें नहीं की थी। वह हमेशा ही उससे अपनी नजरें फेरे ही रहती थी, पर आज कुछ अलग था और उस बदलाव को आरिश महसूस कर पा रहा था। पर उसे बदलाव का कारण आरिश नहीं जान पा रहा था। वह नहीं जान पा रही थी कि आखिर आज आर्या ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। पर आरिश चाहकर भी आर्या के ऊपर गुस्सा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह गहरी सांस लेते हुए अब खुद के जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अपना लंच करने लगता है। और इसके लंच करने के बाद आरिश और नैना दोनों ही अपने चेयर से उठते हैं, और उसके बाद आरिश नैना को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आर्या के पास आता है। वही आर्या के पास जाता हुआ देखकर नैना अपने मुठिया कस लेती है। वही आर्या आरिश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए नैना की तरफ देखती हैं, फिर एक साथ दिनों की तरफ देखने लगती हैं। वही काकी अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि यह आरिश का हर दिन का काम था, इसलिए वह आरिश के हर एक मूवमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ थी। आर्या के पास पहुंचकर झटके के साथ आर्या की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। आरिश के ऐसा करने पर आर्या को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वही आरिश आर्या को कमर से थामे हुए उसे खुद से चिपकाए हुए ही आर्या की आंखों में गहराई से देखते हुए अपने दांतों को किटकीटते हुए उस सवाल कहता है, आज तुमने सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना है? आरिश ने सीधे सीधे आर्या से सवाल किया था। वही आरिश के इस सवाल को सुनकर आर्या के चेहरे पर एक मिस्टीरियस से स्माइल आ जाती है, और वो इस तरह आरिश की आंखों में देखते हुए बहुत ही शांति से कहती हैं, मैंने उसे उतार दिया ताकि आप वो किसी और को दे पाए। वैसे भी यहाँ किसी को किसी की उतरी भी चीज लेना काफी ज्यादा पसंद है। इतना कहकर आर्या एक अजीब सी स्माइल आरिश को पास कर देती है। आर्या के इस जवाब को सुनकर आरिश हैरानी से आर्या की तरह देख रहा था, पर नैना आर्या की कही हुई इनडायरेक्ट बात को समझते हुए अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखों में बेशुमार नफरत लिए आर्या को घर कर देखने लगते हैं। वही नैना के आंखों के जज्बातों को पढ़ाते हुए अब आर्या के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, और आर्या अब खुद के गुस्से को खुद के अंदर ही दबाते हुए धीरे से बोली, ये तो बस शुरुआत है मेरी जान, जितनी नफरत तुमने हमारे बीच घोली उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं तुम दोनों के बीच घोल दूंगी। बहुत शौक है ना नफरत से खेलने का, तो आज से आर्या भी अपने असूलों को बदलती हैं। आज से आर्या नफरत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत बहुत देगी। आज बहुत प्यार के बदले नफरत झेल लिया, अब एक एक की भरपाई तुम्हें करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस चाल से मैं अनजान हूँ? और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो दुनिया में तुमसे बड़ी बेवकूफ़ और कोई नहीं है। आर्या सारी बातें अपने मन में कह रही थी। वही आर्या की फीलिंग्स से अनजान नैना गुस्से से उसे ही देख रही थी। आर्या आरिश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या आप हमें छोड़ने का कष्ट करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सो कॉल्ड दूसरी वाइफ को आपकी यह हरकत बुरी लग जाए। ऑलरेडी वह आपको काफी गुस्से में देख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यह सो कॉल्ड बीवी आपकी आज की रात रंगीन करने से इनकार कर दे और आपको फिर से अपनी बीवी के पास आना पड़ जाए। इतना कहकर आर्या बहुत ही अजीब तरीके से आरिश को देखती हैं। वही आर्या की कही आज हर एक बात आरिश को बहुत ही अजीब महसूस करवा रहे थे। जो लड़की आज तक खामोश रहती आई थी, उसकी कही गई आज की हर एक बात आरिश को जैसे आईना दिखा रहे थे, जो आरिश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही आरिश आर्या के सर को पीछे से अपने होंठ ले जाते हुए आर्या के सिर को पीछे से अपने हथेलियों में पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाता है, और बिना आर्या को मौका दिए हुए ही वो आर्या के होठों को अपने होठों में भर लेता है। आरिश के ऐसा करने पर भी आर्या कोई रिएक्शन नहीं देती, वो इसी तरह शांत खड़ी रहती है और अपनी नीली बेजान आंखों से आरिश की तरफ देखने लगती है। मगर जिस पल आरिश के होठों ने आर्या के होठों को छुआ था, उस पल आर्या की आंखों में वह हर एक दर्द एक एक करके आंखों के सामने घुने लगी थी। 3 साल की शादी में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, और वह बच्चा जिसे वह महसूस तक नहीं कर पाई थी, सिर्फ इस इंसान की वजह से उसने उसे भी खो दिया था, और अपने बच्चों के कातिल को आर्या किसी भी कीमत पर माफ नहीं करने वाली थी। आर्या के आंखों में छलके उसे दर्द का अंदाजा आरिफ को नहीं था, पर इस समय जो दर्द और नफरत नैना की आंखों में दिख रहा था उसका अंदाजा आर्या को बखूबी था, और वह इस वजह से भी आरिश को खुद से दूर नहीं कर रही थी, और वह आरिश को उसके मन का करने दे रहा था।
आखिर इतने सालों तक उसने इन चीजों को सहा था, फिर कुछ दिन और ही सही, बिना अपनी बदले को पूरा किया। वो ना तो इस घर से जाने वाली थी और ना ही वह इस घर से अब किसी और को जाने देने वाली थी। नैना आए भले ही अपनी मर्जी से थे, पर अब नैना की जिंदगी आर्या की मर्जी से चलने वाली थी, जिसका फैसला आर्या पहले ही कर चुकी थी। नैना तो आज भी यही सोचती थी कि आर्या एक मासूम सी कमजोर सी है, जैसे उसके इरादों के बारे में नहीं पता है, पर उसे नहीं पता था कि आर्या उसके इस इरादे को उस दिन से ही जानने लगी थी, जिस दिन से आरिश का व्यवहार उसकी प्रति बदला था। आरिश के हर एक व्यवहार में अपने लिए रूखापन महसूस करके, अपने लिए बेइज्जती महसूस करके आर्या को समझते देर नहीं लगी थी कि आखिर आरिश के साथ हुआ क्या है, पर फिर भी वह खामोश थी, तो सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद आरिश बदल जाए, शायद आरिश के इस नफरत की वजह को वह खत्म कर पाए। शायद नैना की गोली गई नफरत आरिश के मन में उसके प्यार से कम हो जाए, पर वह हर बार गलत निकले और हर बार उसे गलत करने वाला आरिश ही था। और अब आर्या ने फैसला कर लिया था कि गलत होने के बाद भी वह अब हर बार आरिश के सामने खुद को सही साबित करेगी। और यहीं से नैना की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखना यह था कि आर्या अपने इस लड़ाई में किस हद तक जाने को तैयार थी, और नैना जो आर्या के मासूमियत को अपना हथियार बनाए बैठी थी, वह आर्या के इस रूप को कैसे बर्दाश्त करेगी। काफी देर के लंबी किस के बाद फाइनली आरिश आर्या से अलग होता है और वह आर्या के चेहरे की तरफ देखने लगता है। हमेशा आर्या की आईब्रोज जो कि सिकुड़ी हुई रहती थी, आज नहीं थी। हमेशा आर्या के चेहरे पर जो एक अलग से उदासी नजर आया करती थी, आज वह उदास से उसके चेहरे पर नहीं थी। आज आर्या के चेहरे के बदले वह हर एक भाव आरिश के दिल में एक अजब सी हलचल पैदा कर रही थी, जिसे ना तो आरिश समझ पा रहा था और ना ही आर्या उसे समझने दे रही थी। आर्या आरिश के दूर होने के बाद मुस्कुराते हुए आरिश की तरफ देखती हैं। उसके बाद वह धीरे से आरिश के सीने पर अपने हाथ को रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अगर आपका हो गया हो तब आप अपने काम पर जा सकते हैं। आर्या के इस बात को सुनकर आरिश हैरानी से उसकी तरफ देखता है, पर फिर वह गुस्से से अपने दांत किटकीटते हुए आर्या की आंखों में देखते हुए, दांत पीसते हुए एकदम से आर्या के करीब जाता है और उसकी आंखों देखते हुए बोला, यह आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम आज इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? आर्या आरिश के इस तरह से गुस्से में देखकर और आरिश के ऐसे सवालों को सुनकर आर्या अजीब तरह से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है कि मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ? क्या आपको मेरा ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है? क्या आपको वही पसंद आता है जो आपकी मर्जी को अपने ऊपर एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे कि उस रात को? क्या वही पसंद करते हैं आप? पर शायद आप वो कहावत भूल रहे हैं, इंसान हो या समय, एक नहीं एक दिन बदलता जरूर है, और फिर जब सब बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकती? कोई जरूरी तो नहीं है कि हर समय एक जैसी ही रहूं, और आप जब मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं तो फिर मैं उसे चीज का जिक्र क्यों नहीं कर सकती? जब आपको करने में शर्म नहीं आई तो फिर मुझे बोलने में कैसी शर्म? आर्या अपने एक भौहें उठाते हुए आरिश की तरफ देखते हुए आरिश से उल्टा सवाल करती हैं। वही आरिश आज आर्या के हर एक शब्द को सुनकर एकदम दंग था। सच में उसे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्या उसे ऐसा कुछ जवाब देने वाली है। उसे इस समय आर्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आर्या के चेहरे को अपने हथेलियां में थमता है और उसके दोनों गालों को पकड़कर दबाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, जस्ट शट अप वाइफी। मैं चुप हो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें बोलने की आज़ादी दे दी है मैंने। बोलो उतना ही जितना कि तुम बाद में झेल सको। इतना कहकर आरिश झटके से आर्या के चेहरे को छोड़ देता है। वही आर्या आरिश के इस बात को सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराती हैं और उसी तरह आरिश की आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, बिना बोले हैं बहुत कुछ झेल लिया है मैंने, अब बोलकर ही देख लेती हूँ, आखिर अब और कितना झेल सकती हूँ? हर बात का पलटकर जवाब देना आरिश को आर्या का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वह फिर भी इस समय खुद को शांत रखता है और आर्या की कमर को छोड़ते हुए आर्या की तरफ अपने गहरी नजरों से देखते हुए बोला, चुपचाप जाकर अपने कमरे में आराम करो और यह जो तुमने हुलिया बना रखा है पहले जाकर इसे सुधारो, और आइंदा से तुम मुझे बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के मुझे इस घर में दिखाना मत। इतना कहकर आरिश अपने कदम सीधा डार्क पैलेस से बाहर की तरह बढ़ा देता है। वही आर्या अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस से स्माइल लिए आरिश को ज्यादा हुआ देख खुद से ही बोली, ये तो बस शुरुआत है पतिदेव, और अभी से ही आपको चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत बात है। आर्या की नजरें एकदम से कठोर हो जाती है। आर्या अपनी नजरें आरिश से फेरती है। उसके बाद वह काकी की तरफ देखते हुए बोली, चलिए माँ लंच करते हैं। इतना कहकर आर्या पूरी तरह से नैना को इग्नोर करके उसके सामने से निकलते हुए काकी माँ के साथ जाकर टेबल पर बैठ जाती है। उसके बाद वो खुद ही काकी माँ की प्लेट में लंच सर्व करती हैं। उसके बाद दोनों ही अपना लंच करने लगते हैं। वही नैना जो गुस्से से अपनी घूरती हुई नजरों से आर्या को ही देख रही थी, पर आर्या का इस तरह से उसे इग्नोर कर देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
और ख़ास करके आर्या का ये बिहेवियर। आर्या अपना लंच करती है और सारे प्लेट को उठाकर ले जाकर किचन में सिंक में डाल देते हैं। उसके बाद वह किचन से निकलकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अभी आर्या कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी नैना जो कि अपने कमरे की तरफ जा रही थी, वह आर्या को देखकर अपने कदम रोक लेते हैं। आर्या जैसे ही नैना के सामने से गुजरने को होती है, नैना तुरंत ही उसका रास्ता रोक लेती है, जिसे देखकर आर्या की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह अपने कदम को रोकते हुए नैना की तरफ अपने शांत नज़रों से देखने लगती है। वही नैना आर्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए व्यंग भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोली, तो फाइनली आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल ही गई। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जिसके सिंदूर और मंगलसूत्र पर तुम इतनी उछल रही हो, मैं तुमसे वही छीन लूंगी। और आज तो मैं इस तरह देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। नैना की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर भी व्यंग भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह इस तरह से शांत नज़रों से नैना की तरफ देखते हुए बहुत ही शालीनता से बोली, जिस सिंदूर और मंगलसूत्र की बात तुम कर रही हो, वह तुमने छीनी नहीं है, मैंने तुम्हें भीख में दे दिया है। ओफ्स, मैंने तो तुम्हें दी भी नहीं है, तुम खुद ही इतने बड़े ख्वाब देख रही हो। शायद तुमने थोड़ी देर पहले सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था। वो जाने से पहले कह कर गए हैं कि जब वो लौट कर आए तो मुझे इस रूप में दोबारा ना देखे। इसका मतलब समझ रही हो तुम कि वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं। माना कि उन्होंने तुम्हें मेरी जगह दी है, पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पर, ना कि अपने दिल में, क्योंकि तुम उनके रातें रंगीन करने का जरिया हो, ना कि उनकी बीवी। वरना आज जिस तरह से तुम खड़ी हो तुम्हारी जगह में होती और मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तुम होते। ये बात तुम्हें समझ आ तो रही है ना कि तुम्हारी औकात क्या है। आर्या अपनी एक आईब्रो उठाते हुए नैना से पूछती है। वही नैना के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। हाँ, उसने आरिश की कहीं बात को सुना तो था, पर वह ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि आरिश से आर्या को बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के देखा नहीं जा रहा था। वही आर्या की बातें सुनकर नैना की आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी। नैना गुस्से से आर्या की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने, और जिस बात को लेकर तुम इतना उछल रही हो, तुम शायद भूल रही हो कि वही आदमी तुम्हारे होते हुए मुझे इस घर में लेकर आया है और उसने तुम्हारे ही कमरे से तुम्हें है धक्का मार कर निकाल दिया और उस कमरे में मुझे रखा है। तुम इस बात को समझ रही हो कि तुम्हारे उसके ज़िंदगी में क्या अहमियत है और मैं उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हूँ। तुम उनकी ज़िंदगी में दूसरी औरत के अलावा और कोई हैसियत नहीं रखती हो और दूसरी औरत के लिए भारत के कानून में भी कोई जगह नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में और आरिश के दिल में तुम्हारे लिए जगह होगी? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे इस सोच के साथ तुम्हारी खुशी। आर्या अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हल्के से हंसते हुए अपनी बात नैना से कहती हैं और फिर वो थोड़ा सा रुककर नैना को अजीब तरह से देखते हुए अपने चेहरे पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए नैना को उसी के तरीके में घूरते हुए अपनी बात आगे कहती है, पर एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं हूँ और इस घर में हूँ तब तक तुम्हारी एक नौकर से ज़्यादा और कोई हैसियत नहीं है और ना मैं होने दूंगी। इतना कहकर आर्या बिना अब नैना की कोई भी बात सुने हुए सीधा उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चली आती है। वही नैना जो आर्या की बातें सुनकर एकदम से अपनी जगह पर जम चुकी थी, उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। वो अपने काले पड़े चेहरे के साथ हैरानी से आर्या के कमरे की तरफ देख रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्या उसके मुंह पर ही ऐसा कुछ कहकर चली जाएगी। उसके लिए सच में ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था कि आर्या ने उसे पलट का जवाब दिया था। आर्या शुरू से ही ऐसे कभी नहीं थी। उसने क्या कुछ नहीं कहा था? आज से पहले आर्या को क्या कुछ नहीं कहा था? आर्या ने उसके वजह से, पर फिर भी आर्या हमेशा खामोश रहती थी। पर आज आर्या के दिए हर एक जवाब का नैना के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई तोड़ था। और आर्या उसे उसके मुंह पर आरिश की जिंदगी में दूसरी औरत का दर्जा देकर चली गई थी। और कौन नहीं जानता है कि किसी मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत की क्या हैसियत होती है। एक समाज कभी यह चीज़ नहीं अपनाता है कि कोई आदमी अपनी पहली बीवी के होते हुए दूसरी औरत को अपने घर में रखे और पहली बीवी के होते हुए दूसरी औरत को कभी उसकी बीवी का दर्जा मिलेगा। नैना के दिमाग में जैसे जैसे आर्या के कहे हुए शब्द आ रहे थे, उसके चेहरे का रंग और भी ज़्यादा काला पड़ता जा रहा था। वह गुस्से से अपने पैर पटकते हुए सीधा भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में आती है वह तुरंत अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करती है। किचन से निकल रही काकी ने आर्या की कही हुई सारी बातें सुन ली थी और अब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह भी मजाकिया अंदाज में नैना की तरह ही देख रही थी और नैना को इस तरह से गुस्से से आग बबूला होकर जाता हुआ वह देखकर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। काकी को आर्या का ये बदला हुआ बिहेवियर काफ़ी पसंद आ रहा था, पर काफ़ी खुद नहीं जानती थी कि आज की रात आर्या की ज़िंदगी में कौन सी नई मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि काकी भी जानती थी आरिश को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करे।
और आज तो सुबह से ही आर्या आज इसकी एक बात करने को तैयार नहीं हो रही थी। वो हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ ही नहीं जा रही थी और बार बार आर्या का पलटकर जवाब देना काकी को ना चाहते हुए भी घबराने पर मजबूर कर रहा था। चाहे एक दिन में आर्या के अंदर कितने भी बदलाव क्यों ना आए, पर एक दिन में कुछ भी नहीं बदल सकता है। आरुष कभी भी यह चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि आर्या उसके खिलाफ जाए। काकी आकर अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर आर्या के बारे में ही सोचने लगती है। अभी अभी उसने इतना बड़ा सच जाना था, जिसे जानने के बाद वह इस कदर भी टूट गई थी। और अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाना काकी को घबराने पर मजबूर कर रहा था। पर काकी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस आर्या के साथ खड़ी रह सकती थी और आर्या के लिए लड़के साथ उसके लिए लड़ सकती थी, पर अकेले आ रही अकेले नहीं लड़ सकती थी। इधर आया भी अपने कमरे में आने के बाद सीधा बेड पर बैठ जाता है और वह गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करती है। हालांकि वह खुद जान रही थी कि आज उसने जो किया है उसकी कीमत काफ़ी भयंकर हो सकता है, पर वह अब डरने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वह पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही थी। आर्या खुद को शांत करके ड्रॉअर से मेडिसिन निकलती हैं और वह मेडिसिन खाकर बेड पर ही लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इस समय आर्या को आराम की सख्त ज़रूरत थी। अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।